विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत शानदार तैयारी आपकी चल रही होगी। उस तैयारी में अगर आपको चार चांद लगाना तो आपको एग्ज़ाम का एनालिसिस पढ़नी चाहिए कि मैथ्स कैसा आ रहा है, रीजनिंग कैसा आ रहा है, साइंस कैसा आ रहा है, जीके मतलब करंट कैसा आ रहा है। तो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस हम आपको कवर करा रहे हैं। बाकी आपको पता करंट तो आ ही रहा है, आप करंट पढ़ते रहिएगा। आप पूरा 2025-24 का करंट पढ़ लीजिएगा। आप बोर्ड को छांट छांट के पढ़िएगा करंट अफेयर, आपको वहीं से प्रश्न बनेगा। और मैं फिलहाल साइंस पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है टोटल 25 प्रश्न साइंस के आ रहे हैं। तो मैं 8-12 है 2025 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का साइंस एक साथ कवर करा रहा हूँ। चलिए देखते रहिए लास्ट तक और आपको प्रयास करेंगे 80-90% ऑथेंटिक रियल प्रश्नों के साथ एग्जाम का एनालिसिस। आपका पेपर था तो आप कमेंट करें क्या आए थे ऐसे प्रश्न या नहीं आए। चलिए, और प्रश्नों का रिपीटिकड हो रहा है, याद रखिएगा। अगर आप एक हफ्ते 12-15 दिन का पढ़ लेते हो ना, बहुत हेल्प होगा। पौधे की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित और बढ़ावा देता है? मतलब जो पौधे की जड़ होती है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है या उसके अंडर ये सब होता है? तो याद रखना ऑप्शन पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो आपको अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आप बताएंगे, वरना नहीं। तो आपको हम बता दें कि इससे कनेक्टिविटी का प्रश्न पहली बार चुका, तो आपका आपका राइट आंसर ऑक्सिन होगा। तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधे की जड़ों के शीर्ष पर और तनों के शीर्ष पर पाया जाता है। अगर शीर्ष पर होगा तो ये वृद्धि करता है, तो जड़ों की लंबाई और पौधों की लंबाई बढ़ाने में इसका बहुत योगदान ऑक्सिन का। और साइटोकाइनिन ये भाई कोशिका विभाजन में सहायक होता है ये, ठीक है। जो पादप कोशिकाएं हैं उनके विभाजन में इसका योगदान होता है। आप कह सकते हो कि पौधे की मोटाई इसी कारण होगी। एथिलीन की बात करें तो एथिलीन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए अति आवश्यकता है। अगले प्रश्न आप देख पा रहे हैं, धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करने के लिए यहाँ पर देखो, आपको सबका नियम पता होनी चाहिए। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का दाएं अंगूठा नियम और ओम का नियम। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ये नियम पूरे पूरे पढ़ लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से बन रहा है और छपेगा और छपता रहेगा। तो हमें बात कर रहा है धारावाही चालक में निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए, याद रखिएगा, मैक्सवेल का दायां हाथ का अंगूठा का नियम लगाया जाता है। अगले प्रश्न आप देख पा रहे हो, न्यूमेरिकल का प्रश्न आया फिजिक्स का, और प्रश्न आ रहे हैं, याद रखिएगा। एक कार के वेग को 36 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य क्या है यदि कार का द्रव्यमान 150 किलोग्राम है? बहुत शानदार प्रश्न। देखो, ये आपको बता दें, जो कार ऊर्जा का प्रमेय के अनुसार, W बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब स्थिर नहीं, गतिज ऊर्जा। कार ऊर्जा का प्रमेय के अनुसार W जो कार है वह है काइनेटिक ऊर्जा के बराबर होगा। तो हमने कहा भाई W बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है। W का मान इसके बराबर होगा, तो हम इसका 1/2, यहाँ m रहेगा कोष्टक में v² माइनस u² रखना पड़े, क्योंकि दो चालें देख रखा है। v मतलब अंतिम चाल, u मतलब प्रारंभिक चाल, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए, हमने कहा ये भाई पहली चाल है, तो 36 किलोमीटर पर हावर्स नहीं जमेगा, इसको मीटर पर हावर्स में करना पड़ेगा। तो 36 को जब आप 5/18 से गुणा करोगे, 18 दूना 36, 5 दूना 10, समझे। तो हमने कहा ठीक है। अब देखो, तो ये हमारे पास 10 आया, 10 की पावर 2 रखना पड़ेगा भाई, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि दो शिफ्ट कवर हो रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा, प्रयास कर रहा हूँ मैं पूरा पूरा डाटा बताने का। v मतलब अंतिम चाल, 72 है। हमने कहा चाल हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 5/18, 18 चौके 72, 4×5 20, यहाँ 20 की पावर 2 बैठेगा।
एम अपने पास 150 दे के रखा है, ठीक है, 1/2 रहेगा। अब देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे 20 की पावर 2 400, 10 की पावर 2 100। तो आप देखेंगे यहाँ पर 400 में 100 जाएगा, 300 बचेगा भाई। तो 1/2 गुणा 150 द्रव्यमान है और हमारे पास 300 आया है। तो यहाँ से यहाँ भाग लगाओगे तो 150 ही बचेगा। 15 गुणा करोगे 225 आएगा और 1 2 0, तो 22,500 आपका जूल ऑप्शन सी में राइट है, ये आपका राइट होगा। तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जिसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ये बनता है mgh, याद रखना। और काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है स्थितिज नहीं गतिज ऊर्जा, 1/2 mv की पावर 2। तो यहाँ पर हमें 2 चाल दिया था तो हमने u और v लिया था, तो आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और प्रश्न बार बार पूछ रहा है और ये प्रश्न तो रिपीट हुआ, याद रखिएगा। मेरे ख्याल से 5 तारीख के में आया था ये प्रश्न। महिलाओं में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न। हल्का सा वहाँ आप पेपर डाटा वाटा यहाँ दिया होगा, लेकिन प्रश्न यही पूछा था भाई। तो महिलाओं में जो अंडे का निषेचन है, अंडाशय महिलाओं में 2 होता है, याद रखिएगा। और दोनों अंडाशय से बात करें प्रत्येक महीना अलग अलग निकलता है। तो अंडाशय और जो से अंड निकलेगा जिसे एग बोलते हैं, और शुक्राणु का जो मिलन, याद रखिएगा, महिलाओं के अंडवाहिनी नली में होता है। तो आपका आंसर होनी चाहिए शुक्राणु, ये अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन है ये आपका अंडवाहिनी नलिका में होता है। ये पूछ चुका प्रश्न। अंडाशय में अंड बनते हैं और गर्भाशय में निषेचन होने के बाद यहाँ पर भूड़ जाता है और उसका फिर विकास होता है। अगले प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार का बंध या बॉन्ड का निर्माण करता है। तो भाई याद रखना पड़ेगा आपको कि हमने बोला कार्बन के, याद रखना, बाह्य कोश में किसी भी परमाणु को स्थायी होने के लिए बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास अंदर पहला वाले कक्षक में 2 रहेंगे, नियम हो 2 बैठने का। अब कार्बन है तो क्रमांक 6 रहेगा, भार 12 रहेगा। अगर यहाँ बैठा है 1 2, अब हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 बाहर बैठेंगे, 6 हो गए। तो अष्टक नियम पूरा करने के लिए इसको 4 और चाहिए। ऑनेस्ट पॉइंट, या तो 4 त्याग दे तो भी अष्टक पूरा हो जाएगा, भले 8 ना हो। तो अष्टक नियम कहता है स्थायी होने का, लेकिन जब इस पोजीशन की बात करें तो 2 भी ये पूर्ण बनते हैं पहली कक्षा पर। तो 4 त्याग दे या तो 4 ला ले, अष्टक पूरा हो जाएगा। हाँ, तो उसके पास त्यागने में जो एनर्जी लगेगी, जो लेने में एनर्जी, दोनों बराबर होगी। वो क्या कहता है कि भाई नहीं जी, तो महंगा है मेरे लिए। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर और लेकर कोई बंध बनेगा तो उसे बोलते हैं हम आयनिक बंध, ठीक है। और हाइड्रोजन बनाया तो हाइड्रोजन बंध। धात्विक बंध, धातुओं के बीच बनने वाले बंध को धात्विक बंध कहेंगे, और हाइड्रोजन के बीच बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे हम बोलेंगे सहसंयोजक बंध, ये साझा करता है। फिर 4 देगा या लेगा, एनर्जी बराबर लगेगी तो सोचता है नहीं मैं दोस्ती कर लेता हूँ, बात बराबर। तो सहसंयोजक बंध आपका ऑप्शन डी राइट होगा कि कार्बन सहसंयोजक बंध के माध्यम से यौगिक बनाता है, जोड़ता है। ये वाला प्रश्न पहले पूछ चुका है। अगर जो शुरुआत से क्लास देख रहा है या शुरुआत से पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की बात करें तो हम रीजनिंग का पेपर से पहले पढ़ाया था, पूरा रीजनिंग क्लास याद रखें, कम से कम 8 9 10 12 टॉपिक पढ़ाया है रीजनिंग का, उतने ही पढ़ लीजिएगा, फायदा ही फायदा है। उससे बाहर का रीजनिंग एक भी नहीं आ रहा है में। पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका पेप्सिन राइट होगा, ठीक है। तो प्रोटीन के पाचन हेतु पेप्सिन आपका एंजाइम है, जो आपके पेट अमाशय स्टोमच में पाया जाता है, जो जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इससे पहले हम जे थॉमसन का मॉडल पूछा है, रदरफोर्ड का मॉडल पूछ चुका है। आज देखिएगा बोर, यहाँ बोर होनी चाहिए था। बोर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व पर लागू होता है, तो याद रखिएगा आपको जितने भी एटॉमिक मॉडल्स हैं, सिद्धांत है, थ्योरी है, पूरे पूरे पढ़ लीजिए भाई, प्रश्न आपको वही से बनने वाला है। तो प्रश्नों का पैटर्न समझो। रेलवे का जो टीसीएस कंपनी है वो एकदम सटीक सही तरीके से बुक सिस्टमेटिक पेपर बनाता है। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है वो कहता है कि यह मेरा नियम वही लागू करेगा जब नाभिक के बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बैठा हो। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठता है, हाइड्रोजन बस,
ये आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कौन सा धातु धातु की तरह चमकता है? याद रखिएगा, धातुओं का गुण होता है चमकने का, अधातुओं का नहीं। तो यहाँ पर अपवाद है भाई, अधातु चमकेगा नहीं, लेकिन यह चमक रहा है धातुओं की तरह। तो सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, कार्बन। तो भाई सल्फर को एस से, फास्फोरस को पी से, आयोडीन को आई से और कार्बन को सी से। संकेत भी आपको बननी चाहिए। तो आयोडीन एक ऐसा अधातु है। वैसे तो यहाँ पर सभी अधातु सल्फर, फास्फोरस, कार्बन ये अधातुएं हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसा धातु चाहिए जो धातुओं की तरह चमकता। तो आप देखेंगे आयोडीन। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम में के कण कैसे कंपन करते हैं? देखो, इससे पहले हम ध्वनि के बारे में पूछा था कि ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए नहीं चाहिए, तो हमने बोला चाहिए था। और साथ में पूछा था कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो कैसे गति करती है, तो हमने बोला था ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है। और देखिए उसी से कनेक्टिविटी का प्रश्न आ गया। पूछा था कि ध्वनि तरंग किस प्रकार तरंगे हैं, अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्ध्य तरंग है, और साथ में उन्हें गमन करने हेतु माध्यम चाहिए। हमने उत्तर बताया था। अभी पूछ रहा है अनुदैर्ध्य तरंग है, ये माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं? तो आपका ऑप्शन सी राइट, बी राइट होगा। वायु के कण आगे पीछे कंपन करते हैं। ठीक है, आगे पीछे कंपन करते हैं, कहीं विरल कहीं सघन, कहीं विरल कहीं सघन। ठीक है, आगे पीछे। अगला प्रश्न एक बार आप लोग, फूल का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर। अगर आप पूछे कि भाई फूलों की दृष्टि में स्त्री केसर कौन सा अंग है, तो भाई मादा अंग है या नर है? तो याद रखिएगा स्त्री केसर मादा अंग है। का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप देख पाएंगे ऑप्शन, परागकण बनाना, बीजांड धारण करना एवं निषेचन कराना। नेक्स्ट है फूलों को आकर्षक बनाना या भोजन बनाना। तो भाई भोजन बनाने का काम नहीं, भोजन तो पत्तियां बनाती हैं। तो फूल का जो मादा प्रजनन अंग है उसका नाम स्त्री केसर है। ये क्या करता है, बीजांड धारण करके रखता है। ठीक है, यहाँ पर बीजांड पाया जाएगा और यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब बात करें परागकण, तो परागकण तो परागकोश बनाएगा। जो पुंकेसर होता, पुंकेसर नर अंग है, याद रखिएगा पुंकेसर नर अंग है, स्त्रीकेसर मादा अंग है। तो पुंकेसर पर ही परागकोश पाए जाते हैं, वहीं पर परागकण बनेगा। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये सब कहाँ पाए, किसके हिस्से हैं भाई? ये तो आपके मादा फूल के हिस्से हैं। चलिए, तो बीजांड धारण करके स्त्री के सर बैठता है और यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, न्यूमेरिकल का प्रश्न है। 150 न्यूटन थ्रस्ट और 0.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से दाब कितना होगा? तो भाई हमने बोला आपको P बराबर होता है F/A। ठीक है, तो आपको दाब पूछ रहा है, प्रेशर, तो हमने कहा फोर्स। देखो याद रखिएगा, दाब, दाब का फॉर्मूला होता है F/A। F मतलब होता है फोर्स, बल, A मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया। तो आपको फॉर्मूला बनेगा, साथ में प्रश्न को समझना पड़ेगा कि किस प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और मान कैसे रखना था। फोर्स मतलब बल, तो 150 न्यूटन, एरिया भाई 0.25। अब ये बताओ, यहाँ पॉइंट लगा है 1 2, ऊपर लगा 2 0, इसका मतलब बनेगा हमारे पास 1500। तो हमने कहा भाई 15 गुणा 100 करें, कोई दिक्कत थोड़ी है, बताओ। नीचे 2500 है ये, तो 25 चौके 100। ठीक है, काट, हाँ एक जो और लगेगा, मतलब 1 मिनट हो जाएगी भाई। हमने बोला प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने बोला 150 आपका बल है, फोर्स है, और आप 0.25 एरिया में बैठे हैं। ठीक है, अब हल करोगे तो 150 तो है ही पहले से, ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट के ऊपर हमने 100 बना दिया। अब ठीक है, नीचे आएगा 25, तो 25 चौके 100, 15 चौके 60 और एक जीरो का ये जीरो, तो आपके पास पास्कल। ठीक है, पी। तो कितना बल लगेगा मेरे भाई? 600 पास्कल आपको लगने वाला है ये बल। तो बताओ कितना अच्छा था, P बराबर F/A और F बराबर ma। ये सब याद रखो फॉर्मूला।
अब शुरुआत से क्लास हम जब भी जितने दिन में क्लास लगाए हैं सभी के क्लास का फॉर्मूला अलग से कॉपी में नोट डाउन करें। और जब भी आपका होगा, पेपर तो 16 जनवरी तक चलेगा, हो सके अधिकांश बच्चों का पेपर निपट चुका है, हो सके आपका भी हो। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, गर्म चीज को छूने से हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं? ये उद्दीपन प्रतिवर्ती क्रिया का प्रश्न शायद शायद नहीं पहले भी पूछ चुका है। तो जो टॉपिक एक बार पूछ रहा है इतना अच्छे से पढ़ लेना। देखो हम तो एग्जाम का एनालिसिस कवर करा रहे हैं, यहाँ सिर्फ आपको वही प्रश्न मिलेगा जो एग्जाम छप रहे हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि उस टॉपिक को उठा के इतना पढ़ ले कि वो वहाँ से कुछ भी पूछे बननी चाहिए। भाई मैथ्स मैं बताऊँ आपको, मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं मत करो। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा ना तो वहाँ ज़्यादा मत पढ़ो। हलवा मैथ्स आ रहा है, हलवा रीजनिंग आ रही है। रीजनिंग जो हमने पढ़ाया है आपने जहाँ से पढ़ा होगा वही रीजनिंग आ रहा है, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बढ़िया अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं क्लास तो आप रीजनिंग क्लास देख लेना। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ तैयारी बाय प्रदीप सर, तो वहाँ पर आपको सभी क्लास मिल जाएगा। पूरा रीजनिंग पढ़ा दिया गया है, पहले पढ़ा दिए थे, री अपलोड कर दिए हैं। नहीं बनेगा तो भाई वैसे प्रश्न नहीं आएगा तो बोलना पेपर के बाद। तो गर्म चीज को अगर आप छू रहे तो हाथ आप तुरंत हटा लेते, ये क्या है? तो आपको पता होनी चाहिए। पहला, हाथ में ऊष्मा का उद्दीपन बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट, सभी जीवित प्राणी ऐसा करते हैं। मनुष्य अधिक चौक होते हैं, मनुष्य अधिक विकसित नहीं। ऑप्शन हमारा ये राइट ये होगा, हाथ में ऊष्मा का उद्दीपन होता है मतलब बहुत जल्दी क्रिया, और तुरंत हाथ में उद्दीपन होता है, उद्दीपन से तुरंत सूचना जाता है मस्तिष्क में और मस्तिष्क तुरंत प्रतिक्रिया देता है, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, और आप हाथ तुरंत हटा लेते हैं। प्रश्न आया फिर रिपीट, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं साथ में प्रश्न का हल्का सा बस प्रश्न चेंज कर देता उसी टॉपिक पर। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली? तो भाई निकट दृष्टि दोष एक होता है, दूर दृष्टि दोष। तो आपको बता दें मायोपिया को बोलते हैं भाई निकट दृष्टि दोष, क्या बोलते हैं इसको? निकट। और ये हाइपरमेट्रोपिया है ये आपका दूर। तो बस नाम के जैसा काम नहीं होता, लेकिन दूर दृष्टि में पास, दूर की दिखेगी पास की नहीं। नहीं तो कह रहा दूर दृष्टि, ऐसे रोग जो दूर की ना देख पाए, नहीं, जैसा नाम उल्टा काम। दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की दिखेगी पास की नहीं। तो हमें दूर की नहीं दिख रही है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा, दूर का नहीं। तो निकट दृष्टि दोष आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारे पास मायोपिया है। याद रखिएगा ये दोनों बातें, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। प्रश्न पूछता है मायोपिया किसका नाम है, उसमें होता क्या है? चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, वह यह न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? और हम उस दिन भी पढ़ाए थे जब गति का नियम आया था ना, तो पहला नियम, दूसरा, तीसरा नियम सब के सब पढ़ लेना भाई। तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया वो भी समान होगी। जैसे नाव का आगे बढ़ना, रॉकेट का आगे बढ़ना, और गोली का बंदूक दागना, ये सब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार काम करते हैं। तो भैया न्यूटन का पहला नियम नहीं, दूसरा नहीं, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो आपको न्यूटन का कौन सा नियम पूछ रहा था, तो याद रखिएगा, अगर आप बंदूक चला रहे हैं तो बंदूक की गोली आगे जाएगी, लेकिन आपका बंदूक पीछे जाता तो भाई आगे क्रिया गई, उसके विपरीत प्रतिक्रिया लगेगी। यही कहलाता न्यूटन का तीसरा नियम। और न्यूटन का पहला नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। मतलब कोई वस्तु स्थिर रहेगी तब तक रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाह्य बल ना लग जाए, ये कहलाता है न्यूटन का पहला नियम मतलब जड़त्व का नियम। समझ रहे बात? चलिए अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं। और आप डेली देखो, आपको भली साइंस ना आता हो, लेकिन डेली डेली आप अगर एग्जाम एनालिसिस कवर कर रहे हो ना, तो आपको 25 में से 5, 10, 15 प्रश्न जरूर बनेगा। अगर आपका साइंस है तो आप तो ऐसी तैसी कर दोगे, वरना बनेगा नहीं। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, फिर न्यूमेरिकल का प्रश्न आ चुका है और आएगा भाई आएगा। अभी देखो कहाँ सेकेंड शिफ्ट चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो है कि दोनों शिफ्ट कवर हो रहा है, ठीक है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान 4 मीटर पर सेकेंड की पावर 2 त्वरण किससे? 2 किलोग्राम द्रव्यमान और 5 मीटर पर सेकेंड की पावर 2 के त्वरण से त्वरित हो रहा है, तो
किस स्थिति में अधिक बल लगेगा? भाई देखो, न्यूटन का दूसरे नियम के अनुसार, भाई F बराबर m होता है। देखो अब भी बिल्कुल सेम प्रश्न आया ना उसी से, न्यूटन का तीसरे नियम का प्रश्न पूछा। अभी हम जो हल कर रहे हैं ये आपका दूसरा नियम है, तो हमें बल की बात कर रहा है, तो हम बल ज्ञात कर। हमारे पास दो डाटा हैं, फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमने कहा बल चाहिए। F किस स्थिति में अधिक बल लगेगा, 3 kg वाले बल या 2 kg में? देखते हैं। F बराबर m मतलब होता है मेरे भाई द्रव्यमान, तो आप द्रव्यमान फर्स्ट में 3 रख दीजिएगा, ठीक है। और त्वरण तो आपको देख रखा है कितना, 4, तो आप कहेंगे 4 तेरी 12। पहले वाले पर जो त्वरण है वो 12 है, फ्री मतलब 4 है। तो फोर्स भाई द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का गुणा जब त्वरण के साथ करोगे तो बल मिलेगा, फोर्स F। तो F बराबर m, गति का दूसरा नियम यहाँ काम कर रहा है। तो 4 3 बार फिर आगे चल रहे हैं। F अगली बार द्रव्यमान 2 kg है और इसका जो त्वरण 5 है, तो 5 गुना 10। तो आप ये बताओ 12 बल लग रहा है और यह 10 लग रहा है, तो किस स्थिति में अधिक बल लगेगा? तो भाई फर्स्ट वाले में आपको अधिक बल लगेगा 3 किलोग्राम और 4 मीटर पर सेकंड की पावर 2 त्वरण वाले पर। जी देखो कितना शानदार प्रश्न चल रहा है ना, आप खुद सोचिएगा। अगर आप कहोगे हमसे साइंस नहीं होगा, हम साइंस वाले नहीं हैं, आर्ट वाले हैं, ये सोच के आप सोचोगे ना तो आपका पेपर ही नहीं निकलेगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास भी वहाँ एडजस्ट करते हैं, उसके बाद आपको फिर हम समय निकाल के पढ़ा रहे हैं। जस्ट 10 तारीख के बाद याद रखिएगा, आपको 10 से 12 से कंटिन्यू क्लास लगेगी, चिंता नहीं करें। फिलहाल अभी एडजस्ट कीजिएगा, पर डे कवर नहीं हो पा रहा है, मैथ्स रीडिंग सब पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी साइंस चल रहा है और उम्मीद आशा है कि अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो 80-90% आपको बहुत फायदा होगा। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? देखिएगा अधातु की बात कर रहा है, धातु भी पाई जाती है द्रव अवस्था में, तो तरल अवस्था की बात कर रहा है। तो कौन सी अधातु? हमने कहा भाई अधातु यहाँ सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन सब अधातु हैं। ऐसा धातु चाहिए जो कमरे के तापमान पर, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कमरा का, उस तापमान पर तरल में पाई जाएगी। तो आपका आंसर है ब्रोमीन, Br। आपको बता दें अधातु है, कहिए जो कमरे के तापमान तरल पाया जाए, तो आपका आंसर होगा ब्रोमीन। एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। याद रखें, गट्ठा मार लें और गांठ बांध लें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पित्तरस और पाचन क्रिया डाइजेशन सिस्टम को भी इतना अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि प्रश्न आज बन जाए। समझ रहे बात? पढ़ लेना मेरे भाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ा रहे हैं हम और टीचर भी पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। आपका भला हर टीचर चाहता है। पित्तरस, अमाशयरस, लार और एड्रेनलिन में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है? तो यहाँ पर आपको प्रश्न में देकर रखा है, तो हमने कहा भाई ऐसा आपको पदार्थ चाहिए, ठीक है, जो 4 ऑप्शन में जो सीधे रक्त में जाके मिलता हो। तो मेरे भाई पित्तरस रक्त में नहीं मिलता, ये तो पाचन क्रिया में सहायक होता है। अमाशयरस ये भी नहीं मिलेगा, लार ये भी नहीं मिलेगा। आप तो ऑप्शन बच्चा एड्रेनलिन, ये आपका राइट होगा। ये नहीं मिलते, ये नहीं मिलते। ये तो आप लार ग्रंथि आप पता है मुंह में पाई जाती है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, ठीक है। ये लार ग्रंथियां होती हैं, लार निकालती हैं, ये पाचन क्रिया में सहायक होंगी, रक्त में सीधा नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट अमाशयरस, अमाशयरस का काम भी पाचन क्रिया में भाग लेना है, सीधा नहीं मिलता है। पित्तरस का काम भी पाचन क्रिया में भाग लेना, ये भी नहीं मिलता है। तो आप बचा कौन? एड्रेनलिन, ये सीधे रक्त प्रवाह में जाके मिलता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। अगर आप इसको बनाओगे तो आप कहोगे प्रश्न सारे बहुत इजी जा रहे, लेकिन उन्हें बनाने के लिए आप बेसिक नॉलेज चाहिए, ज़्यादा हटेले प्रश्न नहीं आ रहे हैं। मैथ रीडिंग की बात करूं तो अगर आप मैथ रीडिंग में तगड़े हो ना तो मत पढ़ना, उधर छोड़ दो। आपको साइंस और करंट ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इतना हलवा मैथ आएगा कि आप तो देख के खुश हो जाओगे। चिंता नहीं करने का, बेसिक पढ़ा होना चाहिए। लेकिन सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है? भाई सूक्ष्मदर्शी तो आप जानते होंगे, आप देखा होगा, इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। देखने पर हमेशा क्या दिखाई देगा? आप कोशिका से कुछ कोई सा भी कोशिका उठा लो, आपको ये नहीं बोला कि पादप की, जंतु की, किसी भी कोशिका की बात करें, समानता है आपको क्या दिखेगा? सूत्रकड़ी का, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख सकता। नेक्स्ट कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या क्रोमोसोम या न्यूक्लियस, केंद्रक। तो भाई कोई देखो, कुछ कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता,
कुछ में अविकसित होता है, जैसे यूकैरियोट कोशिका है, प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट कोशिका ऐसी थी जिनमें केंद्रक था ही नहीं, और था भी तो अविकसित था। यू में केंद्रक है, तो आपको ये नहीं बोला कि कौन सी उठाना है। तो समानतः अगर आप देखोगे तो कोशिका झिल्ली जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। हमेशा कह रहा, हमेशा क्या दिखाई देगी, मतलब समानतः आपको हमेशा क्या मिलेगा, कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो आप तभी देख पाएंगे जब कोशिका विभाजन हो, गुणसूत्रों का विभाजन होगा ना तब, अन्यथा कभी नहीं दिखेगा आपको। गुणसूत्रों का विभाजन प्रक्रिया होगा तभी आप इनको देख सकते हैं, नहीं तो नहीं। केंद्रक, केंद्रक कुछ में होता, कुछ में नहीं होता है। तो कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाती है, राइट। यहाँ देखिएगा, मानव में भिन्न जनन, मतलब यहाँ कुछ लिंग जनन कौन सा गुणसूत्र करता है, हाँ यहाँ लिंग होनी चाहिए, ठीक है, सेक्सुअल, थोड़ा मिस्टेक हो गया, माफी चाह रहा हूँ, आप समझदार बच्चे हैं। मानव में लिंग जनन कौन सा गुणसूत्र करता है, 13 नंबर का, 18 नंबर का ए गुणसूत्र या 21 वाला। तो मेरे भाई हमारा राइट आंसर होगा, हमारे मानव बॉडी में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। और रही बात इनकी टोटल संख्या होगी 46, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाएंगे मानव बॉडी में, जिनकी संख्या होती है टोटल 46, और इनमें से एक जोड़ा होता है XX महिलाओं में, XY पुरुषों में। तो XX महिलाओं में पाया जाएगा ये लिंग गुणसूत्र, और XY पाया जाता है पुरुषों में, मेल में। अगर X आएगा, यहाँ का X आएगा तो लड़की बनेगी, यहाँ का X और यहाँ का Y आए तो लड़का बनेगा। तो किसी भी दंपति में लड़का या लड़की होगी, ये निर्णय तो लड़के का गुणसूत्र ही करता है, क्योंकि उसके पास XY है। लड़की की तरफ X चाहे कोई से भी आए, X ही आएगा ना यार। चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ पाए। तो ऑप्शन हमारे यहाँ से आपका ए गुणसूत्र आपका राइट होगा। फिर आप देख पा रहे होंगे, एक साइकिलिस्ट चलते चलते अगर अपने हाथ से एक सेब फेंक देता है तो सेब किस दिशा में जाएगा। हमने बोला आपके हाथ में एक सेब है और आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आप सेब फेंक देते हो तो सेब की दिशा क्या होगी, क्या आप जा रहे उधर जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या है, साइकिलिस्ट की विपरीत दिशा में, यस, साइकिलिस्ट के साथ साथ गोलवृत्त में जाएगा, या स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा, या सीधे नीचे गिर जाएगा। ये प्रश्न आपको होमवर्क दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा भाई, जिसका पेपर था 8 तारीख, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, ध्यान से देख लो और बताना क्या पेपर में आए थे नहीं आए थे। हम जो बच्चे देख रहा है विश्वास के साथ देखना, बेवकूफ़ हम नहीं हैं, आपको पढ़ा रहे हैं शिक्षक के नाते, तो कोई भी जानकारी गलत नहीं बताएंगे। ऑप्शन आपके समक्ष उत्तर दें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और बेसिक से फॉर्मूला पर ही प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। यदि अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट करना और हौसला बढ़ाइएगा, साथ में आपको लाइक सब्सक्राइब भी और शेयर भी करें, जिससे विद्यार्थी पढ़ सकें, ये नहीं कि सिर्फ आप ही पढ़ें। यदि विद्युत धारा करंट को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई फॉर्मूला की बात करें, P बराबर होता है मेरे भाई I की पावर 2 और R। जी, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपको आंसर ये बनेगा, P मतलब पावर, I मतलब करंट धारा, R मतलब प्रतिरोध। हमने बोला, क्या बोला है, यदि विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए, धारा को दोगुना, हमने कहा अगर पहले एक थी माना जाए, एक थी मान लें, एक मिनट, यदि विद्युत धारा को दोगुना कर, हाँ हमने कहा पहले अगर एक रही होगी धारा तो हम उसको दोगुना कर दी, 2 हो गया, तो पावर में 2 रहेगा। और प्रतिरोध स्थिर रखें, देखो थोड़ा समझना बात को। फॉर्मूला होता है P बराबर I की पावर 2R। हमने बोला अगर धारा I का मान पहले 1 था और R का मान भी पहले 1 था मान लीजिएगा, ठीक है। अगर हमने धारा को दोगुना किया, हमने कहा ठीक है, 1 का दोगुना 2 हो गया, और आपको बोल रहा है प्रतिरोध स्थिर रहेगा, तो पहले 1 था अभी भी 1 रहेगा, तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं भैया, 2 की पावर 2, 4, 4 एकम 4, मतलब P 4 गुना हो जाएगा, पहले जितना भी आ रहा होगा उसका 4 गुना होगा। तो ऑप्शन मेरे पास क्या है, शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए मेरे भाई, बहुत इजी है, बेसिक सा है, समझे। प्रश्न आपके समक्ष है, यदि किसी वस्तु की अंतिम चाल, मतलब जानते V,
हाँ, पढ़ो भाई। यदि किसी वस्तु की अंतिम चाल भी 54 किलोमीटर पर आवर्स है और उसने 150 मीटर की दूरी तय की है, मान लेते हैं कि प्रारंभिक चाल 0 है, तो त्वरण क्या होगा? त्वरण मतलब एक्सलेशन। तो ए, तो हमने कहा भाई गति के इस नियम पे चलते हैं, b की पावर 2 बराबर u की पावर 2 प्लस 2as। ठीक है, ये तो आपको बननी चाहिए। ये गति का समीकरण का नियम है कि नहीं बताओ। हमने कहा v मतलब भाई अंतिम चाल। अंतिम चाल कितना है? 54। हमने कहा 54 को काम नहीं ले सकते आप, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर आवर्स में, तो आपको 5/18 गुणा करना पड़ेगा। 18 तेरी 54, 5 तेरी 15, ठीक है। अब 15, तो हमने कहा 15 की पावर 2 बैठेगा भैया। u का मान तो बोल के रखा है कि 0 है, तो हमने u की पावर 2 लगा दी, प्लस 2 का 2 बैठेगा। a हमें चाहिए, s मतलब विस्थापन कितना दिया मेरे भाई? 150 मीटर। बस देखते हैं क्या होता है आंसर, ठीक है। चलो, अब 25 की पावर 2, 15 की पावर 2, 225 बनेगा। इसका तो मान 0 ही आएगा, इसका मान 150 है, 2 गुना 150 बनेगा, तो 300 ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो, अब मेरे ख्याल से आप समझ पाए। 225 यहाँ बैठा है, बराबर में ए छोड़ दीजिएगा और आपको 300 यहाँ लाना पड़ेगा। चलिए, अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको आप लोग चल 3, देखो यहाँ से हम अलग कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 पंजे 15। इसका मतलब क्या समझे? रिपीट करें क्या भाई? देखो 300 अपने पास, माफी चाहता हूँ, 225, 225 तो आया था हमारे पास। 3 गुणा हम 100 कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप मैथ्स वाले होंगे तो जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि हम भाई मैथ्स भी पढ़ाते हैं, रीजनिंग मतलब ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, दिक्कत नहीं जाता है। हमें क्या चाहिए भाई? ए तोड़ चाहिए। हमने कहा ठीक है, देखो 3 का पहाड़ा पढ़ना, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंजे 15, तो 25, 75 बटा हमारे पास 100 आया है। और ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, 100 को हटाओगे नीचे से तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 0.75 आपका मीटर पर सेकेंड की पावर 2 आपका राइट होगा। बताओ ऐसे कर पाते आप? हाँ कर पाओगे, अगर आप सीख जाओगे ना मेरे भाई, जरूर कवर करोगे। जो भी मेरे भाई बहन आप देख रहे हो, ईमानदारी से पढ़ो। अगर आपको हम सपोर्ट कर पा रहे हैं तो बढ़िया तरीके से आप हमें कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर शानदार प्रश्न आया है। अब भी हम बात कर रहे हैं स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, किस पर निर्भर करती है? मैंने अभी बताया था आपको, जो पोटेंशियल एनर्जी है ई पी, तो ये mgh होता फार्मूला। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ये होता आपका 1/2 mv की पावर 2। बताओ, अब भी लगाए थे आप लोग ना। तो हमें बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है, तो हमने कहा ये फॉर्मूला है। तो किस पर निर्भर करता है भाई? तो देखो, केवल द्रव्यमान पर। m मतलब द्रव्यमान, h मतलब हाइट, g मतलब त्वरण। त्वरण तो रहेगा रहेगा, तो हमने कहा केवल द्रव्यमान पर नहीं, ऊंचाई पर केवल नहीं, नहीं, द्रव्यमान और ऊंचाई। m मतलब द्रव्यमान, h मतलब ऊंचाई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा कि आपकी m मतलब द्रव्यमान और h मतलब हाइट दोनों पर निर्भर करती। यहाँ तो ना बोल दिया है, तो ऑप्शन पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा नहीं, तीसरा राइट। तो ये तब सीखोगे आप, ये तब सीख जाओगे आप जब आप क्या करोगे? आप पढ़ोगे। तो देखो फॉर्मूला से ही प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना हो? तो बहुत शानदार प्रश्न। आप कहेंगे सर ऐसे प्रश्न नहीं आ रहा है, ये आपकी बेवकूफ़ी है। जिनका पेपर था उनसे पूछ के देख देना, नहीं बोलेगा तो गाली देना और मुंह फोड़ के बोलना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान निकालने से पहले आपको आणविक फार्मूला बनने चाहिए। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला नहीं बनता तो क्या पढ़ रहा है ये बताओ? CO2 होता है, सी का द्रव्यमान, सी तो कार्बन है, कार्बन का क्रमांक 6 होता है, लेकिन इसका भार 12 होता है, तो 12 हो गया। ऑक्सीजन 8 क्रमांक होता है 8 दूना 16। और अजय बताओ 16 तो होगा, लेकिन कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, तो 16 दूनी 32। तो यहाँ भाई 12 प्लस 32 करोगे तो मेरे भाई 2 2 4 हो जाएगा, और 3 1 4, तो 44 यू, या आपको 44 ग्राम पर मोल आपका ऑप्शन देगा। तो हमारे पास 44 है, ऑप्शन सी। बस ये आपका राइट आंसर है, तो आपके समक्ष है। और नामकरण और उनके रासायनिक
फॉर्मूला, रासायनिक संकेत और उनके आणविक फॉर्मूला पूरा पढ़ लीजिए मेरे भाई। C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है? भाई आपको बता दें, इसे बोलते हैं एथनॉल, जिसे एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं आप लोग, या समानता से आप शराब भी कह सकते हो। तो शराब का रासायनिक फॉर्मूला C2H5OH होता है, जिसे हम एथनॉल कहते हैं या एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, और आप इसे शराब भी कह सकते हैं। हाँ, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सभी के बारे में, उनकी प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी, वास्तविक, उल्टा सीधा, पूरा सिस्टमेटिक क्लास आप अटेंड करें। हम प्रश्न के माध्यम से आपको जितना हो सके बता रहे हैं, और प्रश्न से सारा ये समझने चाहिए आपको कि ये पैटर्न का प्रश्न पूछ रहा है। तो आप इतने बेवकूफ़ ना बने कि प्रश्न देखकर अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो बाद में पछताना होगा कि सही बात कह रहे थे, कि हमारे में आया था। भाई अवतल दर्पण, कॉनकेव लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब समानतः कैसा होगा? आपको बता दूं, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता अधिकांश। तो भाई हमने बोला वस्तु की स्थिति पर, वास्तविक बन सकता है, उल्टा ही बनता है, आभासी व सीधे बनता है। तो स्थिति पर बोल दिया ना हमने, वस्तु ऑप्शन के साथ चल रहे। यहाँ तो वस्तु की स्थिति कहाँ है? फोकस बिंदु पर है, फोकस से पीछे है, आगे है, कहाँ पर है, ये निर्भर करता है कि कहाँ बनेगा। तो वास्तविक बन सकता है, उल्टा भी बनता है, आभासी बनता है, सीधे बनता है, निर्भर करेगा कि वस्तु ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगले प्रश्न आपके समक्ष है, जब हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? याद रखना, जब भी कोई भी हाइड्रोजन, सॉरी अम्ल वहां पे जा रहा हूं, जब कोई भी अम्ल हो, अगर वो कार्बोनेट या उसकी यौगिक से क्रिया करेगा तो हमेशा CO2 बनाएगा। ये बता गांड मार दो, मैंने क्या बोला? कोई भी अम्ल हो, जब भी कोई कार्बोनेट या उसके यौगिक से क्रिया करेगा तो हमेशा CO2 बनाएगा। तो यहाँ क्या है, नमक, ये अम्ल की प्रवृत्ति होती है। नमक जल नहीं, नमक हाइड्रोजन नहीं। तो आप देखो हमारे पास दो ऑप्शन बचे अब, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो सिंगल डाटा तो बनेगा नहीं, वो इतना बात है कि अम्ल करेगा क्रिया कार्बोनेट या उसका यौगिक तो हमेशा CO2 बनाएगा। तो ऑप्शन डी और सी राइट है फिलहाल। लेकिन नमक जल भी बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें बोल के रखा इसलिए। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आप समझ गए, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होनी चाहिए था। तो ये आपका है, ये क्रिया करेगा HCl के साथ, तो आपका भाई नमक बनेगा NaCl, जल बनेगा H2 और CO2। तो नमक NaCl बन जाएगा भाई, NaCl, साथ में आपका H2 बनेगा, साथ में आपका CO2 बनेगा। तो CO2 वाला जहां पर होता ऑप्शन वही राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित नहीं होता? देखो भाई, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ो। अभी प्रश्न पूछा ना आपको कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर आपको क्या समानता दिखेगा, तो हमने बोला कोशिका झिल्ली, उसके अलावा कहीं में केंद्रक रहे, किसी में रहता नहीं, किसी में क्रोमेटेड रहेगा, मतलब कुछ में होता कुछ नहीं होता है। तो भाई जंतु कोशिका, पादप कोशिका, सबको पढ़ लो। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता? तो मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होती है, क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ आपकी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हाल से अगर आप सेल्स, कोशिका, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से इसको उत्तर दे सकते थे। अभी तक आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका झिल्ली सब पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा तत्व समानता है मुक्त अवस्था, मतलब फ्री बिल्कुल फ्री रहता है, में पाया जाता है? तो भाई मेन कारण है, कोई भी आपका तत्व है, कोई भी तत्व या कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति फ्री कब रहेगा? जब निष्क्रिय रहेगा, उसको कोई लेन देन नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। उसी प्रकार से तत्व होता है वही जिसके अंदर एक्टिविटी नहीं है, एक्टिव है ही नहीं, वो निष्क्रिय है। तो जिसकी अभिक्रियाशीलता
अधिक रहेगी वो मुक्त नहीं रह सकता, वो ऑक्साइड या यौगिक बना के रहता है। हमने बोला लोहा Fe, जिंक Zn। यहाँ पर आपको संकेत भी दे के रखा, तो आप ध्यान से देखो। यहाँ पर अंग्रेजी में भी आपको प्रश्न लिखा, अगर आप अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं तो आप अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। बाकी वैसे आपको पता है। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम में अगर जो होगा तो वो, या तो फिर आपको पता है कि यूट्यूब आजकल एक फीचर दे के रखा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो को। तो लोहा, जिंक, एल्युमिनियम ये सबके सब अभिक्रियाशीलता धातु हैं, ये मुक्त नहीं बैठ सकते। आपका सोना बहुत ना के बराबर क्रियाशीलता है, बहुत ना के बराबर। इससे पहले प्रश्न पूछा था कि सोना को साफ करने के लिए क्या करते हैं, तो भाई एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं। एक्वारेजिया होता है ये आपका HNO, सॉरी माफी चाह रहा हूँ, नाइट्रिक अम्ल और HCl, नाइट्रिक अम्ल और HCl का अनुपात और नाइट्रिक अम्ल का एक, इनको आपस में मिलाओगे तो एक्वारेजिया बनेगा, जो सोना को साफ करने में काम होता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता सोडियम रहेगा भाई, Na, सोडियम, ठीक है। तो भैया सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता किसकी, तो याद रखना सोडियम की, पोटेशियम की। ये बहुत खतरनाक है, इनको आप खुले में नहीं रख सकते। इनको रखने के लिए आपको केरोसिन या मिट्टी का तेल का उपयोग किया जाता है या उनके अंदर रखना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न आपके समक्ष है, गैस के अणुओं के बारे में सही कथन कौन सा है। भाई गैस, हमने बोला ना, जितने भी आपके मैटर पदार्थ हैं, द्रव हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, टंगस्टन, बोस-आइंस्टाइन, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ो, उनकी प्रकृति पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो, उनके गुण क्या होते हैं। तो भाई हमें बोल रहा है गैस के जो अणु होते हैं, मौलिक अणु हैं, उनके बारे में सही कथन क्या है। तो भाई आप देखो, पहला ऑप्शन, गैस में गति करते हैं लेकिन ठोस, गैस में गति करते हैं लेकिन ठोस द्रव में गति नहीं करते। ये क्या गैस के अणु ही गति करते हैं बस? नहीं, द्रव की भी गति करते हैं, ठोस की भी गति करते हैं, भले पास पास हो। तो ऑप्शन पहला गलत हो गया। तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस निरंतर गति करते हैं, हाँ ये राइट है। नेक्स्ट, गैसों के अणु स्थिर होते हैं। भाई अगर गैसों के अणु स्थिर हो जाए तो ये बताओ फिर आपके सिलेंडर से कैसे चूल्हा तक पहुंचेगा गैस? गति करते हैं तभी तो पहुंचता है। और गैस में जो कण होते हैं, अणु होते हैं, बहुत दूर दूर तक होते हैं और उन्हें संघनित करके, संपीड़ित करके गैस सिलेंडर में भरा जाता है। नेक्स्ट, केवल ठोस में अणु गति कर नहीं, ठोस, द्रव, गैस तीनों में अणु गति करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि फिर से प्रश्न आया है, अब भी हमें प्रश्न पूछा था अवतल दर्पण का, यहाँ फिर से प्रश्न पूछ लिया। और ये तो फिलहाल सेकेंड शिफ्ट चालू हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, मुझे नहीं पता कहाँ से कहाँ है, लेकिन इतना कि हम फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों 8 तारीख के कवर कर रहे हैं और थर्ड शिफ्ट कवर नहीं हो पाएगा, समय बहुत ज़्यादा लगता है और हमारे पास थोड़ा समय कम है भाई, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी देखना पड़ता है मेरे भाई बहनों, यही कारण है। बस हम प्रयास कर रहे हैं आप जैसे बच्चों को सहयोग कर सकें। बस हमारे प्ले लिस्ट पर आप मैथ्स जाकर टेक लो, कम से कम 5-6 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मैं और री अपलोड किया हूँ, और रीजनिंग भी जितने हमने पढ़ाया है उससे बाहर का नहीं आएगा, याद रखना। चलिए, एक व्यक्ति अवतल दर्पण, एक व्यक्ति अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करता है। जैसे जो नाई होते हैं ना, वो नाई होते हैं, वो कौन सा दर्पण रखते हैं भाई? याद रखिएगा, अवतल दर्पण। यदि वह दर्पण के पास फोकस के अंदर खड़ा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब भी हमें प्रश्न पूछा था कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, हमने बोला था वास्तविक बन सकता है, आभासी बन सकता है, सीधा बन सकता है, उल्टा हो सकता है, छोटा बड़ा। क्यों? वो निर्भर करता है कि जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है वो कहाँ पर रखा है। लेकिन यहाँ मुंह फोड़ के बोल दिया है फोकस के अंदर रहेगा, तो फोकस बिंदु के अंदर रहने पर आदर्श हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। देखना, इसको हम सेविंग, जो मिरर होता है ना, आप सेविंग करवाते होंगे, इससे क्या होता है आभासी, क्योंकि आप जैसा वैसा तो बनता नहीं, आभासी कहते हैं उसको। सीधा बनेगा, उल्टा बनता बता और बड़ा बनता है, जिससे आसानी से आप देख सकते हैं कि कहाँ कटिंग हो रही, कहाँ सेविंग हो रहा है। तो सेविंग जिसके यहाँ आप करवा रहे उसके यहाँ देखना दर्पण अवतल होता है, जिससे आपका चेहरा आभासी हो, वास्तविक मतलब तो बिल्कुल सेम डिप्टो
ठीक है, आभासी दिखेगा, सीधा दिखेगा कि आपका पैर ऊपर नहीं दिखता, नहीं, सीधा और बड़ा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है या छाना जाता है? तो नेफ्रॉन मतलब भाई किडनी, गुर्दे। आपने सुना होगा नेफ्रॉन बोलो या किडनी बोलो या गुर्दे बोलो। तो भाई मानव बॉडी की बात करें तो दो किडनी पाई जाती है। अगर किडनियां खराब हो जाए तो क्या होगा भाई? रक्त को कौन छानेगा, रक्त को शुद्ध कौन करेगा? तो भाई डायलिसिस करेगा। आज रखना, किडनी और दो होंगे मानव बॉडी में, और एक अगर काम करना बंद भी कर दे तो दूसरा से काम चल सकता है। अगर दोनों बंद कर दें तो डायलिसिस इसका काम पूरा करेगा, लेकिन शुद्ध तरीके से नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपना फर्ज निभाने काम करेगा। तो मुख्यतः किडनी का काम होता है रक्त को ठीक करना, शुद्ध करना। देखते हैं क्या ऑप्शन मिल रहा है। तो नेफ्रॉन का मुख्य काम क्या है, देखते हैं। यूरिया और जल, अगला है यूरिया और CO2, अगला यमुनो अम्ल और जल, नेक्स्ट है CO2 और जल। तो आपको बता दें, जो गुर्दे किडनी नेफ्रॉन होते हैं इनका काम होता है रक्त का छानना, और उस रक्त से क्या निकालते हैं, यूरिया और जल, जो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो याद रखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण करने का काम नेफ्रॉन, गुर्दे, किडनी का होता है। इसमें ये यूरिया और जल के रूप में उससे अशुद्धियाँ निकालते हैं और मूत्र के माध्यम से बाहर होता है। चलिए यहाँ पर हम क्लास समाप्त कर रहे हैं, और ये आपको पता 8/12 है 2025 का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट था। जिन्हीं भी बच्चों का पेपर था तो ध्यान से देख लीजिएगा। जिनका पेपर है आगामी तारीख में, उम्मीद आशा करता हूँ यही पैटर्न का पेपर छपेगा। इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। अगर आप कंटिन्यू क्लास नहीं देख रहे हैं तो आपको पछताना पड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हम तैयारी करवाएंगे 10 के बाद से लेकर पर डे, ठीक है, 10 तारीख के बाद से। फिलहाल जितना मैथ हमने पढ़ाया, जितना रीजनिंग पढ़ाया, जितना हमने साइंस पढ़ाया, इतना तो पढ़ लीजिएगा। अगर फायदा नहीं होगा ना तो आप जो कहना है, जो गाली देना है, बोलना है, बोल दीजिएगा। हम बेवकूफ़ नहीं कि कुछ भी पढ़ाएं आपको। हम अपना जो कीमती समय आपको दे रहे हैं, हम चाह रहे उस समय का आप भी उपयोग करें और जो भी जानकारी सही बताएं। समय की बर्बादी आपकी ना, हमारी बर्बादी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी प्रकार से आप जैसे बच्चों का सहयोग करते रहेंगे। हम ग्रुप डी का पढ़ाएंगे, जल्द पढ़ा ही रहे हैं, इस बात नहीं है। फिर अब आ गया SSC GD का, तो SSC GD की क्लास भी जल्द आपको लगवाएंगे, PY के प्रश्नों के साथ शानदार क्लास। ऑफलाइन भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पेपर आपका दिन आपका मंगलमय हो, इसलिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। आगामी तैयारी आपकी बेहतर हो, ये हम चाह रहे हैं। तो आपको फिलहाल ग्रुप डी का एग्जाम दे दीजिएगा, फिर आगामी GD का देना, फिर जिसका देना उसका देना, लेकिन पढ़ाई करना।